गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल डोजो इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों हर बार की तरह एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस लेके आया हूँ। और जैसा कि मैं आप लोग को हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। इसीलिए दोस्तों हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी प्रकार से कंपनी के प्राइस के ऊपर या कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के बिजनेस को समझने के लिए। तो इस वीडियो में भी हमारा पूरा फोकस रहेगा कंपनी के बिजनेस पे। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आप मार्केट में कोई भी डिसीजन लेते हैं, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपना डिसीजन लेंगे, तो आपको मार्केट में काफी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप लोग को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आज के दिन आपको प्रोवाइड करूंगा, ये कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में से ली गई है या कंपनी ने रिसेंटली जो फाइलिंग की है एक्सचेंजेस में, उससे ली गई है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, आप इसको कंपनी की वेबसाइट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के दिन दोस्तों हम जिस कंपनी को एनालाइज करने वाले हैं, ये कंपनी करंटली सर्व करती है सोलर सेक्टर के अंदर, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर और एनर्जी सेक्टर के अंदर। और आप सब लोग को पता होनी चाहिए दोस्तों, रिसेंटली इंडिया के अंदर जो बीज है यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, इसकी काफी तेजी से ग्रोथ हो रही है। और ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम में आपको काफी बड़े तरीके से ग्रो करती हुई दिखेगी। तो आज के दिन हमारा फोकस भी इसी थीम पे रहेगा। लेकिन इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है, जहां से कंपनी मेजॉरिटी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, वो सोलर का फील्ड है। तो मैं चाहता हूं दोस्तों आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप चाहिए, तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेगी। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट तरह की मेंबरशिप है, आप इसमें से कोई सी मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। हर मेंबरशिप की यहाँ पे कुछ खास एडवांटेज है, जो आप इन मेंबरशिप के अंदर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक एडवांटेज बता दूं, आप अगर इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप लेंगे, आप लोग को कुछ खास एडवांटेज मिलेंगी। तो सबसे पहले एडवांटेज तो दोस्तों ये होगी कि जैसे ही आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे, आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए मेंबरशिप लेने के बाद आप लोग को पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको जो लिंक देखने को मिलेगा, उस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बिजनेसेस कवर करता हूँ, जिन बिजनेसेस के ऊपर मैं आपके लिए डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल के अंदर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट करता हूँ। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, यहाँ पे हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के बिजनेस को समझने के लिए। हम कंपनी के प्राइस के ऊपर या इसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मैं डायरेक्टली मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों कई बार मैं वीडियोस आपके लिए मेंबरशिप ऐप के अंदर भी पोस्ट करता हूँ। तो आपको यहाँ पे इन दोनों के अंदर ये इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी। अब रिसेंटली दोस्तों मैंने आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें मैंने इनके बिजनेस को काफी बड़े तरीके से कवर किया है। इसमें से एक वीडियो आपको मेंबरशिप ऐप के अंदर देखने को मिलेगी, जो मैंने एक इंपॉर्टेंट ट्रांसफार्मर कंपनी के ऊपर पोस्ट किया है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कंपनी है दोस्तों, जो करंटली स्मार्ट मीटर की थीम में काम कर रही है। उस कंपनी के ऊपर भी मैंने आपके लिए एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट किया है। वो वीडियो आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर देखने को मिलेगी। तो जैसा मैंने आपको बताया, आप इन दोनों एडवांटेजेस को तभी उठा सकते हैं जब आप चैनल की मेंबरशिप लेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो मेरा यूट्यूब चैनल है, जिसको आप सब लोग एक्सेस कर सकते हैं, उसके अंदर मैं आपके लिए काफी खास इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस वैसे भी रेगुलरली पोस्ट करते रहता हूँ। साथ में दोस्तों मेरा फोकस रहता है इंडस्ट्रीज को डिटेल में जानने का। तो मैंने आपके लिए रिसेंटली काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है, जिसके अंदर स्विच गियर की इंडस्ट्री आती है, उसके अलावा स्मार्ट मीटर की इंडस्ट्री आती है, इंडिया की जो नेवल इंडस्ट्री है ये आती है, डाटा सेंटर की इंडस्ट्री हो गई, टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गई, या पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की इंडस्ट्री हो गई। ये सारी इंडस्ट्रीज मैंने आपके साथ कवर की हैं। तो आप इन सारी इंडस्ट्रीज को अगर डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके इन सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी दोस्तों मेंबरशिप की और जो कंटेंट मैं आपके लिए यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करता हूँ। अब हम सीधे चलते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट स्टॉक में। तो दोस्तों जिस कंपनी के ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है बॉन्डाडा इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2012 में, तो काफी नई कंपनी है दोस्तों। उस हिसाब से अगर आप देखें, यहाँ पे कंपनी मेनली करती है ईपीसी का बिजनेस, यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम। ये अपनी सर्विसेज दोस्तों इस टाइम पे प्रोवाइड करती है डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज को। तो जैसे मैंने आपको बताया, ईपीसी सर्विसेज, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस का काम कंपनी कर रही है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ऑपरेट करती है टेलीकॉम, रिन्यूएबल एनर्जी और इंडियन रेलवे के अंदर। रिसेंटली कंपनी ने काफी बढ़िया तरीके से बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के अंदर काम करना शुरू किया है, जहां पे कंपनी को काफी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। और पिछले 1 महीने में दोस्तों कंपनी ने काफी बड़े कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं, जिनकी डिटेल मैं आपको लास्ट में चेकआउट कराऊंगा जब हम कंपनी की ऑर्डर बुक को चेकआउट करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए, कंपनी के पास ISO 9001 सर्टिफिकेशन है, जिससे 2015 में मिला था। तो आप कह सकते हैं एक सर्टिफाइड इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है।
इसके अलावा दोस्तों टेलीकॉम के फील्ड में काम कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में काम कर रही है और इंडियन रेलवे में काम कर रही है कंपनी का। लेकिन मेजोरिटी जो इस टाइम पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ये सोलर के फील्ड से हो रहा है, तो आपको इस चीज़ पे भी फोकस करना है। तो जैसा दोस्तों मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, हम इस बिजनेस को इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि करंटली इंडिया के अंदर जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है उसका बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। और आप लोग को दोस्तों इंडिया के अंदर कम ही कंपनियां दिखेंगी जिन कंपनीज का इन फील्ड में फोकस है या जिन कंपनीज को यहाँ पे कोई बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये होते क्या है। तो अगर आप दोस्तों यहाँ पे चेकआउट कीजिए, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी बीईज, ये सेटअप होते हैं जो यहाँ पे स्टोर करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इन रिचार्जेबल बैटरीज फॉर लेटर यूज। तो टिपिकली दोस्तों कंसिस्ट करते हैं बैटरी पैक्स को। उसके अलावा यहाँ पे पावर कन्वर्जन सिस्टम होता है इनके अंदर, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट होती है। तो आप कह सकते हैं बीज कैप्चर करती हैं एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी ऑफन फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड ड्यूरिंग लो डिमांड पीरियड। और इसको रिलीज तब किया जाता है जब डिमांड काफी हाई होती है या जनरेशन काफी लो होता है। तो ये हेल्प करता है दोस्तों यहाँ पे बैलेंस करने के लिए ग्रिड को और इंप्रूव करता है ग्रिड की रिलायबिलिटी, साथ में सपोर्ट करता है क्लीन एनर्जी के इंटीग्रेशन को। तो दोस्तों इसके अंदर जो कॉमन बैटरी टाइप इंक्लूड होता है ये लिथियम आयन बैटरी होती है जो कि इसकी हाई एफिशिएंसी होती है और डेंसिटी भी काफी हाई होती है। इसके अलावा लेड बैटरीज और फ्लो बैटरीज का भी यूज होता है। इसकी जो एप्लीकेशन है वो रेंज करती है यहाँ पे ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज टू रेजिडेंशियल बैकअप सिस्टम्स। ये की होते हैं दोस्तों इस टाइम पे स्टेबलाइज करने के लिए पावर सप्लाई को और रिड्यूस करने के लिए रिलायंस फॉसिल फ्यूल के ऊपर, और साथ में एनेबल करते हैं ऑफ ग्रिड सोल्यूशंस को। तो एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखें जो टेस्ला का मेगा पैक है ये वेल नोन ग्रिड स्केल बीज है। तो इस तरीके से आपको इंडिया के अंदर भी ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम में काफी बड़े तरीके से ग्रो करती हुई दिखेगी। इसलिए आप लोग को भी इस टाइम पे जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उनको स्टडी करना चाहिए। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको बेसिक डिटेल दिखाई। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ यहाँ पे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए जो करंट स्टेटस और ग्रोथ है वो क्या है इस टाइम पे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों गेन कर रहे हैं ट्रैक्शन, जैसे मैंने आपको बताया इंडिया के अंदर ये ड्रिवन है इस टाइम पे बाय द नीड टू इंटीग्रेट रिन्यूएबल एनर्जी, जिससे यहाँ पे एंश्योर किया जा सके ग्रिड की स्टेबिलिटी को। एज ऑफ मार्च 2024 इंडिया की जो कम्युलेटिव इंस्टॉल्ड बीईज कैपेसिटी है ये आपको करीबन 219 मेगावाट आर की दिखेगी विद 120 मेगावाट आर ऐड किया है यहाँ पे Q1 2024 में। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं काफी तेज स्पीड से इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ आ रही है। अब मैं आपको चेकआउट कराता हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन किस सेक्टर के अंदर इसकी होती है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप सबसे पहले देखें यूटिलिटी स्केल स्टोरेज के अंदर, तो यहाँ पे जो लार्ज स्केल बीज प्रोजेक्ट है ये डोमिनेट करते हैं और काउंट करते हैं यहाँ पे 70% ऑफ मार्केट। ये सपोर्ट करते हैं ग्रिड की स्टेबिलिटी को और रिन्यूएबल इंटीग्रेशन को। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं दोस्तों, जैसे 100 मेगावाट का सोलर प्लांट है विद 120 मेगावाट आर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स इन चंडीगढ़। इसके अलावा डिसेंट्रलाइज सोल्यूशन है दोस्तों, यहाँ पे कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल यूजर है ये अडॉप्ट कर रहे हैं इस टाइम पे बीस को फॉर एनर्जी इंडिपेंडेंस, पर्टिकुलरली यहाँ पे माइक्रो ग्रिड्स के अंदर रूरल एरिया में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी इसकी एप्लीकेशन होती है इस सेगमेंट में। यहाँ पे ईवी के अंडर इंटीग्रेशन के अंदर आपको दिखेगा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम सपोर्ट करते हुए ईवी चार्जिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को, और कंपनी यहाँ पे लेवरेज कर रही है इंसेंटिव्स को प्रोड्यूस करने के लिए ईवी बैटरीज। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स हो गए, ये प्रोजेक्ट्स कंबाइन करते हैं इस टाइम पे सोलर, विंड और यहाँ पे बीज को। तो आपको एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दिखेगा रामगिरी सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट, ये आंध्र प्रदेश के अंदर हो रहा है। ये इंश्योर करता है यहाँ पे राउंड द क्लॉक पावर सप्लाई। तो ये मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के जो ग्रुप है इसकी होल्डिंग स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे दोस्तों जो बॉन्डेड है इंजीनियरिंग लिमिटेड है इसकी कई इंपॉर्टेंट सब्सिडरीज है। यहाँ पे एक नई सब्सिडरी कंपनी ने रिसेंटली खोली है, वो मैं आपको बाद में चेकआउट कराऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं कंपनी की जो करंटली स्ट्रक्चर है इसके अंदर कौन कौन सी सब्सिडीज आती हैं। तो यहाँ पे बॉन्डाडा इकोबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड दिखेगी आपको, जिसमें 70% का कंपनी का स्टेक है। इसके अलावा बॉन्डाडा ईएनसी प्राइवेट लिमिटेड हो गई, 65% यहाँ पे दिखेगा स्टेक। इसके अलावा यहाँ पे आपको एडपोल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड दिखेगी, 54% यहाँ स्टेक है। इसके अलावा बॉन्डाडा ग्रीन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड हो गई, यहाँ पे भी मेजोरिटी स्टेक होल्डर दिखेगी आपको कंपनी। इसके बाद आपको बॉन्डाडा मैनेज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड दिखेगी, इसके अंदर 95% स्टेक है। यहाँ पे आपको बॉन्डाडा रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड दिखेगी, इसके अंदर कंपनी का 100% का स्टेक है। तो ये हमने कंपनी का एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट्स कर रही है, क्योंकि करंटली दोस्तों कंपनी का जो मेन बिजनेस है इस टाइम पे जहाँ से कंपनी का मेजोरिटी रेवेन्यू आ रहा है वो सोलर ईपीसी के प्रोजेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे 2 गीगावाट के आपको ऑनगोइंग प्रोजेक्ट दिखेंगे जो इन हैंड है कंपनी के। यहाँ पे एनएलसी का 780 मेगावाट का प्रोजेक्ट गुजरात में चल रहा है। इसके अलावा महागेनको का 557 मेगावाट का महाराष्ट्र के अंदर प्रोजेक्ट चल रहा है। यहाँ पे एनएलसी का 71 मेगावाट का तमिलनाडु में प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके बाद आपको 88 मेगावाट का यहाँ पे तेलंगाना में एक और प्रोजेक्ट चलता हुआ दिखेगा। फिर यहाँ पे टीजी गैनको का तेलंगाना के अंदर 50 मेगावाट आर का 20 का प्रोजेक्ट आपको चलता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे हिंदुजा का 17 मेगावाट का यहाँ पे आपको तमिलनाडु में प्रोजेक्ट चलता हुआ दिखेगा। केपीआई ग्रीन का 135 मेगावाट का महाराष्ट्र के अंदर प्रोजेक्ट चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको पैराडाइम आईटी का 185 मेगावाट का महाराष्ट्र के अंदर प्रोजेक्ट चलता हुआ दिख रहा है। सोलार का 15 मेगावाट का गुजरात में प्रोजेक्ट चलता हुआ दिख रहा है।
इसके अलावा दोस्तों कंपनी को यहाँ पे रिसेंटली 9,000 करोड़ से ऊपर के कुछ नए ऑर्डर मिले हैं पिछले 2 महीने के अंदर, जिनकी डिटेल मैं आपको लास्ट में जब हम कंपनी की ऑर्डर बुक चेकआउट करेंगे उसमें दिखाऊंगा। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करेंगे यहाँ पे कंपनी का जो दूसरा इंपॉर्टेंट बिजनेस इसे मैंने आपको दिखाया जो इस टाइम पे काफी बड़े तरीके से ग्रो कर रहा है और जिसमें फ्यूचर का स्कोप काफी अच्छा है। ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का है, यानी बीस का। इसके अंदर 100 मेगावाट का टीजी गैनको का यहाँ पे तेलंगाना के अंदर इनको L1 प्रोजेक्ट मिला है। इसके अलावा यहाँ पे 750 मेगावाट का 20 का ऑर्डर टेंडर है जो इसमें पार्टिसिपेट किया कंपनी ने। तो दोस्तों जो मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कंपनी ने प्रोवाइड की थी जब इसकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई थी यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट के बाद। लेकिन करंटली कंपनी ने थोड़े दिनों पहले ही एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट जीता है यहाँ पे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के अंदर। वो प्रोजेक्ट 800 करोड़ से ऊपर का है। तो यहाँ पे कंपनी का जो 20 का पोर्टफोलियो है ये आपको और भी बड़े तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे वैल्यू प्रपोजिशन सोलर सेक्टर के अंदर, क्योंकि कंपनी का मेजोरिटी बिजनेस सोलर सेक्टर से आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों टाइड अप है कंपनी पीवी मॉड्यूल सप्लायर्स के साथ विद द हेज प्राइस। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिखेगा इन हाउस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है कंपनी का जो मीट करता है यहाँ पे टेंडर्स और एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट को। साथ में कंपनी के पास इन हाउस स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है यहाँ पे मॉड्यूल माउंटिंग के लिए और स्ट्रक्चर्स के लिए, जो कंपनी को यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा दोस्तों स्ट्रिक्ट ऑन टाइम डिलीवरी है यहाँ पे, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कंपनी का काफी बढ़िया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एग्जॉस्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दिखेगा। यहाँ पे जितने भी टूल्स हैं इसको कंपनी कोऑर्डिनेट करती है एग्जीक्यूट करने के लिए इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को। और यहाँ पे दोस्तों तभी कंपनी को काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस साल के अंदर आपको मिलते हुए दिखे। अब दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम कंपनी के वर्क को थोड़ा डिटेल में चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के प्रोजेक्ट्स और सर्विसेज में क्या क्या आता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दोस्तों इसके अंदर डिजाइन और इंजीनियरिंग सर्विसेज का। इसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे टेलीकॉम टावर और फैब्रिकेशन की एक्टिविटीज जो कंपनी करती है। इसके बाद आपको यहाँ पे टावर और पोल मैन्युफैक्चरिंग की और सप्लाई की एक्टिविटीज करती हुई दिखेगी कंपनी। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखेगा यहाँ पे O&M का वर्क, यानी ऑपरेशनल मेंटेनेंस का और फैसिलिटी मैनेजमेंट। इसके अलावा सोलर ईपीसी के प्रोजेक्ट करती है कंपनी, बिल्डिंग मटेरियल्स और सप्लाई करती है AAC ब्लॉक्स की और UPVC की। अब इनके अंदर हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी का काम क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों डिजाइन और इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर टावर लोडिंग वैलिडेशन एक्टिविटी करती है कंपनी। इसके बाद डिजाइन एवेल्युएशन ऑफ न्यू बिल्ड साइट करती है। साथ में रिवर्स इंजीनियरिंग एनालिसिस करती है यहाँ पे एग्जिस्टिंग टावर्स का। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करती है सॉइल का और टेस्ट रिपोर्ट प्रेजेंट करती है। तो ये मैंने आपको डिजाइन और इंजीनियरिंग के अंदर चेकआउट करा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए टावर पोल सप्लाईज आती है जो कंपनी इस टाइम पे प्रोवाइड करती है। तो इसके अंदर फैब्रिकेशन और गैल्वेनाइजिंग के प्लांट है कंपनी के पास, इन हाउस डिजाइनिंग टीम है, यहाँ पे एक्सपीरियंस डिजाइनर है जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे डिजाइन करने के लिए टावर्स को, सोलर स्ट्रक्चर्स को, विंड मास्ट को और शीट मेटल स्ट्रक्चर्स को। साथ में कंपनी के पास डेडिकेटेड हिंड्रेंस फ्री स्टोरेज एरिया है जहाँ पे कंपनी रॉ मटेरियल स्टोर करती है और फिनिश गुड रखती है। अब नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों आपको यहाँ पे टावर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस दिखेगा। इस सेगमेंट के अंदर कंपनी टावर कंस्ट्रक्ट करती है और ये कंपनी के लिए एक मेजर पिलर रहा है यहाँ पे टेलीकॉम कंस्ट्रक्टिव वर्टिकल के अंदर, और इसने काफी बेहतरीन तरीके से कंपनी की बॉटम लाइन में ओवर द ईयर्स कंट्रीब्यूट किया है। तो करंटली दोस्तों इस कैटेगरी के अंदर कंपनी काफी बड़े बड़े कंपनीज के साथ पार्टनर करती है। यहाँ पे कंपनी की लीडरशिप है काफी बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ, जैसे यहाँ पे आपको रिलायंस जियो दिखेगा, एयरटेल दिखेगा, इंडस दिखेगा, उसके बाद BSNL दिखेगा। इस तरह के जो बड़ी बड़ी कंपनी है टेलीकॉम सेक्टर की, इनके साथ कंपनी काम कर रही है। टिल डेट आप कह सकते हैं दोस्तों इसने 11,000 प्लस यहाँ पे टावर्स हैंडेड किए हैं अपने बड़े बड़े कस्टमर्स को। और करंटली कंपनी यहाँ पे स्ट्रांगली कुछ खास स्टेट्स में काम कर रही है, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। इसके अंदर जो टावर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है कंपनी का, ये सबसे मजबूत दिखेगा आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं OFC कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है, ये मेथड है ट्रांसमिशन करने का इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय सेंडिंग पल्सेस ऑफ लाइट थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर। ये भी दोस्तों एक मेजर प्लेयर है इस टाइम पे कंपनी के लिए टेलीकॉम के अंदर कंस्ट्रक्टिव वर्टिकल के रूप में। टिल डेट कंपनी ने 4,000 प्लस किलोमीटर का OFC वर्क किया है और यहाँ पे कंपनी ने हैंड किया है अपने कस्टमर को ये इंपॉर्टेंट वर्क। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में कंपनी के बिजनेस के। यहाँ पे अगर आप देखिए कंपनी का सोलर EPC का बिजनेस आता है। इसके अंदर कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड करती हुई दिखेगी सोलर की फील्ड में। यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करी है एंड टू एंड सोल्यूशंस फॉर MW प्लांट कंस्ट्रक्शन वर्क्स। इसके अलावा प्रोवाइड करें एंड टू एंड सोल्यूशंस फॉर KW रिक्वायरमेंट्स। साथ पे कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करी है सोलर प्रोडक्ट्स भी। यहाँ पे कंपनी परफॉर्म करी है साइट का सर्वे, चेक करी है यहाँ पे वायबिलिटी सोलर सिस्टम्स की। साथ में डिजाइन करते हैं और इंस्टॉल करते हैं सोलर सिस्टम्स को, ये मेंटेन करते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन को सोलर सिस्टम्स के थ्रू इक्विपमेंट मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस। इस तरीके से दोस्तों काफी डिफरेंट फंक्शन कंपनी और करती है यहाँ पे सोलर EPC फील्ड में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में कंपनी के बिजनेस को अगर आप देखें तो ये आपको स्मार्ट ब्रिक्स का दिखेगा। ये कंपनी की खुद की ब्रांड है दोस्तों। इसके अंदर देखिए एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक्स बनाती है। ये दोस्तों इस टाइम पे यूटिलाइज होते हैं एज अ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन पूरी दुनिया के अंदर काफी सालों से। और इसके अंदर मैंने आपको कंपनी की ब्रांड चेकआउट करें यहाँ पे स्मार्ट ब्रिक्स, जिसके अंदर कंपनी ब्रिक्स बनाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको यहाँ पे दिखेगा TrueView और यहाँ पे UPVC विंडो और डोर्स, इसका भी बिजनेस कंपनी करती है।
तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी करेंटली डिजाइन करती है एस्थेटिकली प्लीजिंग यहाँ पे पीवीसी विंडोज और डोर्स, और ऑफर करती है वर्सटाइल सोल्यूशन डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन नीड्स के लिए। यहाँ पे कंपनी ऑफर कर रही है मल्टीपल ऑप्शंस, जिसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे टॉप ओपनिंग विद टिल्ट और टर्न टेक्नोलॉजी, स्लाइडिंग मॉस्किटो स्क्रीन। साथ में कंपनी इसके अंदर कस्टमाइज सोल्यूशन भी प्रोवाइड करी है अपने क्लाइंट्स को। तो ये भी दोस्तों कंपनी के यहाँ पे ब्रांड नेम के अंदर आते हैं इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों कंपनी के बिजनेस और सर्विसेज के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कंपनी बना रही है और यहाँ पे किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करेंगे कौन कौन से मेजर क्लाइंट्स हैं जिनको कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है या जिनके लिए इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बना रही है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े प्लेयर दिखेंगे, जैसे यहाँ पे BSNL हो गया, रिलायंस जियो हो गया, एयरटेल हो गया, आइडिया वोडाफोन हो गया। उसके अलावा आपको यहाँ पे इंडस टावर दिखेगा, टाटा दिखेगा, एरिक्सन ग्रुप दिखेगा। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको सदर्न रेलवे दिखेगा, BHEL दिखेगा, NLC इंडिया दिखेगा, महाराष्ट्र गेनको दिखेगा, SCCL दिखेगा, KP ग्रुप दिखेगा, पैराडाइम IT दिखेगा। इसके बाद कोल इंडिया हो गया, NHPC हो गया, NTPC, गुजरात फाइबर ग्रिड, ईस्ट कोस्ट रेलवे हो गया, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हो गया, और जीको कॉर्पोरेशन होगी, ये भी दिखेगी। तो दोस्तों जो क्लाइंट्स का आखिरी पार्ट था, ये कंपनी के टारगेटेड क्लाइंट्स है। तो यहाँ पे आप लोग को क्लियर दिखेगा कितनी बड़ी बड़ी कंपनी को करंटली कंपनी सप्लाई कर रही है। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की ग्रोथ की स्ट्रेटेजी क्या है। तो यहाँ पे $1 बिलियन के रेवेन्यू कंपनी बनना चाह रही है ये इस टाइम पे 2030 तक, ये इसके मैनेजमेंट का कहना है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी की जो करंटली अगर आप रेवेन्यू देखेंगे FY25 के, तो ये आपको 1500 करोड़ के दिखेंगे। तो यहाँ पे कंपनी का एम है कि 1500 करोड़ से अपने रेवेन्यू को यहाँ पे 10,000 करोड़ तक ले जाइए FY30 तक। तो यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखें तो 10 गीगावाट का मिशन है कंपनी का 2030 तक। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे MOU साइन किया है सोलर IPP का आसाम और यहाँ पे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ। साथ में कंपनी अपने फुटप्रिंट को एक्सपेंड करी है इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, यहाँ पे टेलीकॉम और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। तो सोलर के अंदर दोस्तों 6 गीगावाट, यहाँ पे BESS के अंदर 2 गीगावाट और आपको सोलर IPP के अंदर भी 2 गीगावाट। तो ये कंपनी के बहुत एम्बिशियस 2030 के टारगेट्स हैं। अब मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो यहाँ पे दोस्तों हम पिछले क्वार्टर के रिजल्ट से पहले चेकआउट करते हैं कि कंपनी का ओवर द ईयर्स रेवेन्यू में कैसा चेंज आया है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए कंपनी ने कंसिस्टेंट बेसिस पे ग्रोथ करके दिखाई है ओवर द ईयर्स। बीच में इसके रेवेन्यू थोड़ा स्टेगनेंट हुए थे, लेकिन इसके बाद दोबारा से दोस्तों FY21 से कंपनी ने काफी बड़े तरीके से ग्रोथ करके दिखाई है। अगर आप देखें पिछले 13 सालों में कंपनी की जो रेवेन्यू की CAGR है यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ये 56% का है। यहाँ पे देखिए FY13 में कंपनी के जो रेवेन्यू थे 8 करोड़ के थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जंप आने की शुरुआत हुई पेंडेमिक के बाद से 224 करोड़ से 229 करोड़, 287 करोड़, 334 करोड़, 374 करोड़। इसके बाद सडन जंप आपको FY24 में आता हुआ दिखा, यहाँ पे 374 करोड़ से 800 करोड़ के कंपनी के रेवेन्यू हुए। और दोस्तों इस साल भी देखिए FY24 के बाद 800 करोड़ से कंपनी के रेवेन्यू जंप करके 1571 करोड़ होते दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पे पिछले 2 से 3 सालों में आपको काफी शार्प ग्रोथ होती दिखी है यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में। अब हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे H2 में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, क्योंकि ये दोस्तों एक SME कंपनी है। तो यहाँ पे हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी रिजल्ट पोस्ट करती है। तो सबसे पहले अगर आप देखिए कंपनी के रेवेन्यू पिछले साल के H2 को इस साल के H2 से मिलाएं, यानी H2 FY24 को H2 FY25 से, तो यहाँ पे आपको करीबन 116% की ग्रोथ दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप EBITDA को कंपनी की कंपेयर करें और EBITDA मार्जिन को H2 FY24 को H2 FY25 से, तो यहाँ पे आपको कंपनी में 155% की ग्रोथ दिख रही है EBITDA में। EBITDA मार्जिन भी आपको काफी बड़े तरीके से इंक्रीज होते दिख रहे हैं। EBITDA मार्जिन 9.8% से 11.6% होते दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पिछले साल के H2 को इस साल के H2 से मिला है यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ टैक्स और प्रॉफिट ऑफ टैक्स के मार्जिन में। तो यहाँ पे कंपनी के मार्जिन भी आपको काफी बड़े तरीके से बढ़ते दिख रहे हैं। प्रॉफिट ऑफ टैक्स के प्रॉफिट ऑफ टैक्स मार्जिन 6.2% से 7.3% हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे जो ग्रोथ है ये कंपनी के प्रॉफिट ऑफ टैक्स में, ये आपको 152% की अतिरिक्त दिख रही है। काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से आप कर सकते हैं कंपनी में ग्रोथ आई है पिछले H2 के मुकाबले इस H2 में। इसके अलावा कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी दोस्तों यहाँ पे 143% इंक्रीज हुआ है। अगर आप यहाँ पे पूरे साल की ग्रोथ देखें दोस्तों FY24 को डायरेक्टली FY25 से मिला है, तो यहाँ पे आपको कंपनी के रेवेन्यू में 96% की ग्रोथ होती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर आप EBITDA को देखें तो EBITDA में यहाँ पे आपको करीबन 156% की ग्रोथ होती हुई दिख रही है। EBITDA मार्जिन यहाँ पे 8.9% से पूरे साल में 11.7% की हुए हैं। इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको 149% की ईयरली बेस पे ग्रोथ होती हुई दिख रही है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की मार्जिन 5.8% से 7.3% हुआ है। इसके अलावा दोस्तों पूरे साल का जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 4.63 रुपीज से इंक्रीज होकर 10.33 रुपीज हुआ है। इसमें आपको 123% की ग्रोथ होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे हाफ ईयरली बेस पे भी दोस्तों, और अगर आप पूरे साल को कंपेयर करें कंपनी का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोबारा से समरी यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो यहाँ पे टोटल इनकम में 96% का इंक्रीज आया है। यहाँ पे कंपनी के EBITDA में 156% का इंक्रीज आया है ईयरली बेसिस पे। इसके अलावा कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 151% का इंक्रीज आया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 149% का इंक्रीज। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों किस हिसाब से कंपनी ने परफॉर्म किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम देखते हैं कंपनी के मार्जिन किस हिसाब से रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें ओवर द ईयर्स यहाँ पे कंपनी के मार्जिन में लगातार इंप्रूवमेंट आ रहा है।
तो ये मैं आपके सामने हाफ ईयरली परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ कंपनी का। तो यहाँ पे दोस्तों सितंबर 22 से लेकर सितंबर 23 तक कंपनी के जो मार्जिन थे यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये 7 से 8% के बीच के थे। इसके बाद कंपनी के मार्जिन यहाँ पे मार्च 24 के बाद से इंक्रीज होकर 7 से 10% हुए और करंटली यहाँ पे पिछले 2 हाफ ईयरली रिजल्ट से यानी सितंबर 24 से मार्च 25 तक 10 से 11% के हो गए हैं और पिछले 2 हाफ ईयरली रिजल्ट्स में आपको कंपनी के मार्जिन यहाँ पे 11% के आसपास मेंटेन दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ईयरली बेस पे चेकआउट करें तो ईयरली बेस पे आपको और भी स्पीड से कंपनी के मार्जिन एक्सटेंड होते दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें इनिशियली कंपनी के मार्जिन यहाँ पे 8% से 9% के आसपास थे, लेकिन इसके बाद कंपनी के मार्जिन 21, 22 और 23 में 6 to 8% के आसपास थे। इसके बाद आपको यहाँ पे 23 के बाद जंप आता दिखा 8 से 9% के कंपनी के मार्जिन हो गए और करंटली यहाँ पे 9% से मार्च 25 में 11% के आपको मार्जिन होते दिख रहे हैं। कंसिस्टेंटली यहाँ पे मार्जिन का इंक्रीज होना कंपनी के प्रॉफिट पे भी काफी पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहा है। यहाँ पे अगर आप कंपनी के नेट प्रॉफिट देखें इसमें भी आपको जो डिप आता हुआ दिखा था पेंडेमिक के बाद, क्योंकि इनिशियली दोस्तों यहाँ पे आपको 11 करोड़ के आसपास के दिख रहे थे प्रॉफिट, पेंडेमिक के बाद डिप आया था दोबारा से 9 करोड़ के आसपास हो गए थे, लेकिन फिर यहाँ पे 10 करोड़ 17 करोड़ 46 करोड़ और 115 करोड़। तो आप देख सकते हैं पिछले 3 सालों में काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जंप आया है। यहाँ पे करीबन 17 करोड़ से 46 करोड़ और उसके बाद 115 करोड़। इसके कारण कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर था दोस्तों 2 रुपीज का ये इंक्रीज होकर यहाँ पे 10.17 रुपीज का हो चुका है। तो ये मैंने आपको कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं रेवेन्यू शेयर इसका अलग अलग सेगमेंट से। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों जो कंपनी का सोलर सेगमेंट है इससे 24-25 में कंपनी का 221 करोड़ का रेवेन्यू आया था। अब ये करंटली इंक्रीज होकर सोलर सेगमेंट से रेवेन्यू कंपनी का 917 करोड़ का होता दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप टेलीकॉम सेक्टर से देखें 418 करोड़ का, ये भी आपको इंक्रीज होकर 436 करोड़ का होता दिख रहा है। साथ में दोस्तों आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी से 162 करोड़ से इंक्रीज होकर 25-26 में 218 करोड़ का होता दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप सोलर में देखें जो शेयर है इस टाइम पे 58% का है। उसके अलावा टेलीकॉम में आपको यहाँ पे करीबन 28% का दिखेगा और लास्टली प्रोडक्ट्स में 14% का। तो पिछले साल के हिसाब से दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पे चेंज है। पिछले साल सोलर की तरफ से कंपनी का मार्केट शेयर था रेवेन्यू में 28% का यानी 28% का, इस साल इंक्रीज होकर 58% का हो गया है। इसके अलावा टेलीकॉम में जो 52% का था ये करंटली आपको 28% का दिख रहा है। प्रोडक्ट में जो 21% का था ये 14% का दिख रहा है। यानी कंपनी का फोकस यहाँ पे सोलर प्रोडक्ट्स में काफी बड़े तरीके से बढ़ा है, क्योंकि करंटली दोस्तों कंपनी का जो 20 का बिजनेस है ये भी काफी बड़े तरीके से ग्रोथ करके दिखा रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की ऑर्डर बुक को। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है कंपनी की ये यहाँ पे मई में आई थी। इसके बाद से कंपनी की ऑर्डर बुक और भी स्ट्रॉन्ग हो गई है जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट कराऊंगा। लेकिन करंटली यहाँ पे कंपनी की ऑर्डर बुक को 5000 करोड़ का रखा है। इसके बाद कंपनी को दोस्तों यहाँ पे 9000 से 10000 करोड़ के आसपास के ऑर्डर और मिले हैं। तो यहाँ पे आपको कंपनी की जो ऑर्डर बुक है 15000 करोड़ के आसपास की होती दिख रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो 5000 करोड़ की कंपनी की ऑर्डर बुक थी इससे जो रिन्यूएबल एनर्जी का सेगमेंट था इसकी ऑर्डर आ रहे थे करीबन 3589 करोड़ के, टेलीकॉम के 1091 करोड़ के, रेलवे के 228 करोड़ के और इसके अलावा कंपनी जो और प्रोडक्ट बेचती है इससे 136 करोड़ का। साथ में जो टेंडर थे ये वर्थ यहाँ पे 1675 करोड़ के थे जो सबमिट किए हैं कंपनी ने। टेंडर्स वर्थ 4670 करोड़ यहाँ पे कंपनी ने आइडेंटिफाई किए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों कंपनी की जो करंटली ऑर्डर बुक हो गई है वो मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। तो करंटली एज ऑफ मई 2025 कंपनी की करंट ऑर्डर बुक 14,000 करोड़ के आसपास की दिखा रहे हैं। तो अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने आपसे कहा कि करंटली कंपनी की ऑर्डर बुक 50,000 करोड़ के आसपास की है और यहाँ पे 14,000 करोड़ को मेंशन कर रखा है, क्योंकि आपको एक इंपॉर्टेंट चीज देखनी है। करंटली कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे काफी रिसेंटली एक काफी बड़ा ऑर्डर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के अंदर जीता है जो यहाँ पे 800 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर है। कंपनी की ऑर्डर बुक सडनली इंक्रीज क्यों हुई है? तो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा है यहाँ पे एक मैसिव ऑर्डर का जो 9000 करोड़ का ऑर्डर है यहाँ पे सोलर पावर प्रोजेक्ट का, इसे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से मिला है। साथ में एक और सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे 1332 करोड़ का और सोलर पीवी प्लांट और 200 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर मिला है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की तरफ से तेलंगाना में। तो यहाँ पे दोस्तों जो नया 20 का ऑर्डर है जो कंपनी ने रिसेंटली गेन किया है ये मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखिए कंपनी सेटअप करेगी 400 मेगावाट आवर का यहाँ पे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम तमिलनाडु के अंदर। तो अगर आप इसको डिटेल में देखें इसका पीरियड क्या है तो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन कर रखा है 18 मंथ के अंदर यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है कंपनी को ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का परचेज एग्रीमेंट। यहाँ पे इस टाइम पे करंटली दोस्तों जिसकी कीमत है 836 करोड़ की है। तो यहाँ पे आपको लगभग कंपनी की जो ऑर्डर बुक है 15,000 करोड़ के आसपास होती दिख रही है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कंपनी की जो टोटल ऑर्डर बुक है ये 9 टाइम्स ज्यादा है इस टाइम पे, 9x है कंपनी की जो FY26 की सेल्स थी इसके मुकाबले। तो यहाँ पे दोस्तों आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कितनी शानदार तरीके से यहाँ पे फ्यूचर की जो विजिबिलिटी है यहाँ पे रेवेन्यू की वो दिखती है, क्योंकि 9x कंपनी की इस टाइम पे ऑर्डर बुक है इसके FY25 की सेल्स के मुकाबले। तो ये दोस्तों मैंने आपको ऑर्डर बुक की डिटेल चेकआउट कराई और किस हिसाब से रिसेंटली कंपनी ने काफी बड़े बड़े ऑर्डर विन किए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी ने जो नई सब्सिडी खोल रखी है इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल। तो यहाँ पे दोस्तों बॉन्ड डाटा इंजीनियरिंग ने स्टैब्लिश किया है ग्रीन बॉन्ड RE पैक एक्सेलरेट करने के लिए यहाँ पे क्लीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को। तो यहाँ पे आपको ये नया एडिशन होता दिखेगा कंपनी की नई सब्सिडी के रूप में।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की करंट मार्केट कैप और इसके वैल्यूएशंस। तो करंटली कंपनी की मार्केट कैप है दोस्तों यहाँ पे 4868 करोड़ की। अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंटली जो कंपनी का यहाँ पे पी रेशियो है 43.5 का दिखेगा। यहाँ पे इंडस्ट्री का पी आपको 24 का दिखेगा। लेकिन जिस हिसाब से दोस्तों कंपनी नए नए फील्ड के अंदर यहाँ पे डाइवर्सिफाई करी अपने बिजनेस को, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि कंपनी का जो इंडस्ट्री पी है आपको चेंज होता दिखे, क्योंकि कंपनी का जो पार्टिसिपेशन है यहाँ पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज में होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40.4 का दिखेगा आपको। रिटर्न ऑन इक्विटी 36.8 का दिखेगा। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है आपको 67% की दिखेगी। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 123% की दिखेगी। तो काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीड से आप कह सकते हैं। यहाँ पे मार्जिन में इंप्रूवमेंट आने के कारण कंपनी की यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज होते दिख रहा है आपको। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो 0.41 का है, यानी डेट से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही कंपनी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट को। तो बैलेंस शीट के अंदर दोस्तों सबसे पहले कंपनी के अगर आप रिजर्व देखें तो रिजर्व में काफी स्पीड से इंक्रीज आया है। मार्च 23 से 62 करोड़ के कंपनी के रिजर्व इंक्रीज होकर 141 करोड़ के हुए। और इस साल तो दोस्तों और भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से बढ़े, 141 करोड़ से मार्च 25 में 425 करोड़ के हो गए। यहाँ पे कंपनी की बोरिंग्स भी बढ़ी है थोड़ी सी, लेकिन यहाँ पे काफी बड़े तरीके से रिजर्व बढ़े हैं। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो आपको काफी बढ़िया दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के फिक्स एसेट लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि कंपनी ग्रोथ पाथ में इस टाइम पे 15 करोड़ से 41 करोड़ और करंटली यहाँ पे FY25 में डबल से ज्यादा हुए हैं। मार्च 25 में आपको 96 करोड़ के दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों चेकआउट करते हैं यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी नेगेटिव चीज दिखेगी। यहाँ पे आपको नेगेटिव दिखेगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वहाँ पे नेगेटिव 167 करोड़, जिसके कारण यहाँ पे कंपनी के रिसीवेबल्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपको। तो ये दोस्तों एक नेगेटिव बात है। अगर आप लोग यहाँ पे इसके बेसिक कारण चेकआउट करें तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि इस टाइम पे जो बॉन्डार्ड इंजीनियरिंग जैसी कंपनियां हैं ये मेनली परफॉर्म करती हैं H2 में। तो FY25 के H2 में दोस्तों कंपनी ने काफी रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दिखाया था। यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में 115% का इंक्रीज आया था और प्रॉफिट में 154% का। और यहाँ पे ड्रिवन था स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन से और लार्ज प्रोजेक्ट से, पर्टिकुलरली टेलीकॉम और यहाँ पे सोलर एनर्जी के सेक्टर में। लेकिन दोस्तों इस तरह की जो रैपिड ग्रोथ होती है ये इस टाइम पे कॉरेस्पॉन्ड करती है इंक्रीज अकाउंट रिसीवेबल में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू था दोस्तों जो जनरेट हुआ था H2 FY25 में। यानी इसका मतलब है जो पेमेंट है क्लाइंट से जो आने वाले हैं वो अभी भी पेंडिंग है। एडिशनली दोस्तों कंपनी की जो ऑर्डर बुक है ये भी एक्सपेंड कर रही है। यहाँ पे देखिए करीबन 15,000 करोड़ के आसपास आती हुई दिख रही है। यहाँ पे 14,000 करोड़ मेंशन है, लेकिन रिसेंटली कंपनी को काफी बड़ा यहाँ पे 840 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है। और आपको दोस्तों ये भी पता होना चाहिए इस टाइम पे जो इस तरह के देखिए लार्ज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सोलर प्रोजेक्ट के, ये भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं हायर रिसीवेबल्स में ड्यू टू स्केल और टाइमिंग ऑफ प्रोजेक्ट बिलिंग। और आपको इस तरह के प्रोजेक्ट्स में अक्सर यहाँ पे डिले दिखेगा पेमेंट्स में, स्पेशली लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के अंदर पब्लिक सेक्टर क्लाइंट से, जैसे BSNL हो गया, BHEL हो गया या NTPC जैसी कंपनियां हो गई, गवर्नमेंट की कंपनियां, इनकी तरफ से डिले दिखता है। वैसे दोस्तों जनरली बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना है। आपको यहाँ पे देखते रहना है किस हिसाब से रिसीवेबल में चेंज आता है, क्योंकि यहाँ पे रिसीवेबल का इंक्रीज होना कंसर्न लाता है कंपनी के जो कैश फ्लोज है इनकी तरफ से। तो आपको H1 FY26 में देखना पड़ेगा कि ये रिसीवेबल है कैश में कन्वर्ट होते हैं कि नहीं। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराई यहाँ पे जो रिसीवेबल है इसकी प्रॉब्लम को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कुछ की रेशियोज को। यहाँ पे करंटली दोस्तों अगर आप इन्वेंट्री डेज देखें ये 96 डेज से 94 डेज के हुए हैं। इसके अलावा कैश कन्वर्जन साइकिल हल्का सा बढ़ा है, 79 डेज से 110 डेज हुआ है। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल साइकिल भी बढ़ा है, यहाँ पे 59 डेज से 102 डेज का होता हुआ दिख रहा है। तो ये भी दोस्तों स्लाइटली नेगेटिव है यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल का बढ़ना और वर्किंग कैपिटल डेज का बढ़ना। इसको लेकिन आपको लगातार मॉनिटर करना है आने वाले क्वार्टर्स में या हाफ ईयरली बेसिस पे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको लगातार बढ़ते हुए दिख रहा है। यहाँ पे 21% से 36% और करंटली 40% होता दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। करंटली दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग काफी लंबे टाइम से 63.34% के आसपास है। अगर आप देखें यहाँ पे पिछले क्वार्टर के मुकाबले यानी दिसंबर 2024 के मुकाबले मार्च 25 में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को हल्का सा इंक्रीज किया है। 63.33% से प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ के 63.34% हुई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे FIIs ने हल्की सी होल्डिंग इंक्रीज की है 1% से करीबन 1.28%। यहाँ पे DIs की आपको कोई भी होल्डिंग दिखेगी, DIs की होल्डिंग 0.2% की जो थी ये आपको अब 0% की होती दिख रही है। तो ये दोस्तों हमने चेकआउट किए यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशंस, यहाँ पे कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस, इसकी किस हिसाब से यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है। साथ में मैंने आपको कंपनी की बैलेंस शीट दिखाई, इसके कैश फ्लो दिखाए और यहाँ पे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेकआउट किया। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के लास्ट पार्ट में, जो यहाँ पे कंपनी की सबसे लेटेस्ट कॉन कॉल है उसकी हाईलाइट्स हैं। तो इसके अंदर दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे ऑर्डर पाइपलाइन और फ्यूचर की विजिबिलिटी को लेके मैनेजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल बता रखी है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि जिनकी पाइपलाइन है काफी रोबस्ट है, एक्टिवली यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं टेंडर्स में वर्थ 1000 करोड़ के 20 के अंदर अलोन। इसके अलावा लार्ज सोलर, टेलीकॉम और रेलवे के टेंडर्स के अंदर भी यहाँ पे कंपनी आपको काम करती हुई दिख रही है। इसके अलावा FY26 की जो ऑर्डर बुक के टारगेट है कंपनी के, यहाँ पे मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोस्तों FY26 में 8000 से 8500 करोड़ के नए ऑर्डर। साथ में अदानी ग्रुप के साथ एडवांस डिस्कशन के अंदर है सोलर EPC ऑर्डर्स के लिए। अदानी यहाँ पे प्रेफर कर रहा है पार्शियल EPC ड्यू टू कैप्टिव सप्लाई ऑफ पैनल्स और इक्विपमेंट।
इसके अलावा यहाँ पे कोई स्लो डाउन नहीं दिख रहा है, मैनेजमेंट का ऐसा कहना है। तो मैनेजमेंट यहाँ पे स्ट्रांगली डिनाई कर रहा है कि यहाँ पे किसी प्रकार का स्लो डाउन है ऑर्डर के इनफ्लो में अक्रॉस आरई, टेलीकॉम और रेलवे सेक्टर। और ये दोस्तों आपको क्लियरली होते हुए दिखा है क्योंकि कंपनी की ऑर्डर बुक जो यहाँ पे 5000 करोड़ के आसपास की थी जब कंपनी की कॉन कॉल आई थी उसके टाइम पे, और ये कंपनी की ऑर्डर बुक आपको करीबन 14,800 करोड़ के आसपास की होती दिख रही है। तो यहाँ पे क्लियरली कंपनी को नए ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं और इसका कारण है कि यहाँ पे काफी रोबस्ट टेंडरिंग एक्टिविटी कर रही है कंपनी ऑल सेगमेंट के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव जो कंपनी ने लिया है। तो यहाँ पे आपको स्पेक सिस्टम एक्विजिशन दिखेगा। ये प्राइमरीली कंपनी एक्वायर किया रियल एस्टेट के लिए, करंट जो इनका ऑफिस है उसके पास। इसके अलावा दोस्तों कंपनी टारगेट कर रही है यहाँ पे 2 गीगावाट का आईपीपी यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर बाय 2030। लेकिन करंटली दोस्तों आईपीपी के अंदर यहाँ पे मिनिमम कंट्रीब्यूशन आएगा FY26 में, क्योंकि करंटली यहाँ पे ऑनगोइंग लैंड पूलिंग चल रही है और कंपनी यहाँ पे अप्रूवल के लिए वेट कर रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे इंडस्ट्री और कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप देखें तो यहाँ पे जो बीज है इसके अंदर कंपटीशन काफी तगड़ा है। यहाँ पे कंपनी फेस कर रही है कंपटीशन बोथ लिस्टेड और अनलिस्टेड प्लेयर से, इंक्लूडिंग PSU आर्म्स जैसे NTPC रिन्यूएबल हो गया या NLC हो गया। लेकिन फिर भी मैंने आपको देखा है रिसेंटली कंपनी ने 850 करोड़ के आसपास का एक नया ऑर्डर विन किया है 20 का। इसके अलावा कंपनी ने कमेंट्री की यहाँ पे रेलवे टेंडर्स को लेके। कंपनी का कहना है कि डिसेंट्रलाइज टेंडर्स है तो यहाँ पे सेक्शन वाइज जो टेंडरिंग है स्लो रहती है और अवार्ड प्रोसेस भी यहाँ पे स्लो रहती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी साइज काफी बड़ा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट के आउटलुक और गाइडेंस को लेकर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है फ्यूचर के आउटलुक को लेके और ग्रोथ स्ट्रेटेजी को लेके कि मैनेजमेंट यहाँ पे हाईली ऑप्टिमिस्टिक है और यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं 50 to 60% के CAGR से ग्रोथ अगले 3 से 5 सालों में। यहाँ पे कंपनी का गोल है दोस्तों डबल करने का रेवेन्यू, वो भी एनुअल बेसिस पे, और रीच करने का एम का 1 बिलियन के आसपास का 2030 तक। मार्जिन गाइडेंस को लेकर कंपनी ने कहा है कि मार्जिन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टेबल रहेंगे मार्जिन और स्लाइटली इंप्रूव हो सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। और ये ड्राइव होंगे दोस्तों यहाँ पे कंपनी के स्केल के द्वारा, ऑपरेटिंग यहाँ पे लेवरेज के द्वारा, हायर मार्जिन सेगमेंट के द्वारा, जैसे रेलवे और बीज का जो सेगमेंट है दोस्तों यहाँ पे कंपनी हायर मार्जिन रखती है। नए प्रोजेक्ट अगर इस सेगमेंट पे मिलते हुए दिखेंगे तो यहाँ पे कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर कोई भी सिग्निफिकेंट यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं करी कंपनी। यहाँ पे कंपनी की जो EPC का बिजनेस है उसके अंदर कंपनी को कोई नीड नहीं दिख रही है इस टाइम पे कैपेसिटी एक्सपेंशन करने की, क्योंकि करंटली जो फैक्ट्री यूटिलाइजेशन है ये सफिशिएंट है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फैक्ट्री कंट्रीब्यूट करी है 70% EPC के प्रोजेक्ट्स में। लास्टली कंपनी ने यहाँ पे कुछ रिस्क और हेडविंड्स के बारे में बात कर रखी है। करंटली कंपनी ने हाईलाइट किया है इनको पर्टिकुलरली इस टाइम पे कोई हेडविंड या रिस्क नहीं दिख रहा है, और इनका ये कहना है कि जो वर्किंग कैपिटल है इस टाइम पे साइकिल बड़ा है, इसको किसी कंस्ट्रेंट के रूप में नहीं देख रहे हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराई यहाँ पे मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है रिसेंटली यहाँ पे कॉन कॉल में जो मैनेजमेंट ने इंपॉर्टेंट डिटेल प्रोवाइड की ये सब। और जैसा मैंने आपको दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है, इसलिए हमने यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के ऊपर डिस्कशन किया। सिर्फ हमने यहाँ पे कंपनी के प्राइस के ऊपर या इसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया। और आप लोग को पता है दोस्तों जो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर यहाँ पे रिसर्च एनालिस्ट की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग मार्केट में किसी के भी कहने पे कोई रैंडम डिसीजन लेंगे तो आपको काफी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप लोग को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट की सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो ये दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट वीडियो थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज की डिटेल एनालिसिस की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।